जैन साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज इतिहास की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल। जो कल वीडियो जो अपलोड हुई है वो गुप्त काल से संबंधित थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगती है तो यार कर दिया करो शेयर, हैं, सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे चैनल तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, हैं। अपने साथियों को, नातेदार, रिश्तेदार, सबको मतलब दिखाया करो। वो तो इतिहास का मामला है। वैसे भी ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा जाए। कम से कम अपने देश के बारे में अगर जानकारी रहेगी, अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी रहेगी तो मतलब कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई देखो हमारे पूर्वज ऐसे थे। चलो, तो आज पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद वाला काल। गुप्त साम्राज्य बहुत ये बोलो ऐतिहासिक जितने भी हमने मतलब काल पढ़े हुए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण काल गुप्तोत्तर काल रहा, वो गुप्त काल रहा है। और गुप्त काल के बाद का जो इतिहास है उसे हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम हूण वंश पढ़ने वाले हैं, वाकाटक वंश पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम पुष्यभूति वर्धन वंश पढ़ने वाले हैं। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से भी इसे मतलब जाना जाता है। चलो भाई देखते हैं। गुप्त काल को जब हमने मतलब पढ़ रखा है तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि गुप्त काल बहुत समृद्ध मतलब साम्राज्य रहा। उसके अंतर्गत आने वाले एक से एक मतलब शक्तिशाली शासक रहे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गए, या फिर मतलब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, एक से एक फाइव। फिर चाहे मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाले मतलब कुमारगुप्त की बात हो, चाहे फिर वो स्कंदगुप्त की बात हो जो हूणों को पराजित करता है। चलो बात करते हैं भाई हूण वंश की। हूण वंश के जो संस्थापक हैं वो तोरमाड़ हूण है। और तोरमाड़ हूण ने जो भारत में हूणों की जो शाखा आई थी उसका नेतृत्व किया था, इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हूण वंश के संस्थापक बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हूण मतलब यहाँ इंडिया आए थे सिर्फ वही शाखा थी। हूण वो भी थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को मतलब डिफीट किया हुआ था। और हूण बहुत ही क्रूर मतलब शासक थे। और ये जो बर्बर जो जाति थी ये मध्य एशिया से मतलब आई थी, इंडिया में इन्होंने अटैक किया था। और इस वंश के जो तोरमाड़ हूण हैं या जो तोरमाड़ जिस वंश के संस्थापक मतलब इन्हें बोला जा रहा है, इनसे ही स्कंदगुप्त का मतलब युद्ध हुआ था। प्रारंभ में इन्होंने मतलब गुप्तों को बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया, लेकिन स्कंदगुप्त ने इन्हें मतलब पराजित भी किया। और तोरमाड़ हूण उस समय पे नेतृत्व कर रहे थे मतलब हूण सेना का। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया कि मतलब गुप्त उनको परमानेंट यहाँ से भगा देते। तो जब गुप्त कमजोर पड़े तो हूणों ने फिर से मतलब गुप्तों पर अटैक किया और धीरे 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 कर करके उन्होंने मतलब गुप्त साम्राज्य को तबाह कर दिया। और एक तरीके से गुप्तों में लास्ट में जाके आपसी विवाद के चलते मतलब गुप्त साम्राज्य वैसे भी पतन की ओर मतलब बढ़ चला था। तो अगला जो शासक हुआ इस वंश का वो हुआ मेहरकुल। मेहरकुल को सबसे प्रतापी शासक माना जाता है हूणों का। और हाँ, एक बात तुम्हें याद रखने वाली है, वो ये है कि जो हूण हैं ये किस जाति से बिलोंग करते थे, किस धर्म से बिलोंग करते थे। तो ना तो इनकी कोई जाति थी और ना इनका कोई धर्म था। इसी वजह से जो मेहरकुल है, मेहरकुल ने मतलब भगवान शिव को अपना आराध्य मतलब माना था। और ये बहुत बड़े मतलब भक्त थे भगवान शिव के। मेहरकुल ने मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसको मेहरकुल ने मतलब धीरे धीरे करके मतलब समाप्त कर दिया था। और भारत में जो बौद्ध धर्म के जो मठ हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के जो स्तूप हुआ करते थे, उनको सबसे ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें मतलब तोड़ा गया वो मेहरकुल के द्वारा ही मतलब तोड़ा गया। बाद में जाके जो मेहरकुल है, मेहरकुल मतलब या एक तरीके से जो हूण है उनको पराजित किया गया। और वो पराजित होके यहाँ से फिर कहाँ के लिए शिफ्ट हो गए थे, कश्मीर के लिए मतलब शिफ्ट हो गए थे। हालांकि फिर भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि उन्हीं में से आगे चल के मतलब जो यहाँ पे कुछ जातियां हैं जो हूण वंश से संबंध मतलब रखती हैं वो यहाँ पे फिर यहीं के होके रह गए। इन्होंने पहले राजधानी अपनी कहाँ पे बनाई थी, सियालकोट में। और सियालकोट मतलब पंजाब में मतलब बनाई थी। तो हूणों के बारे में ये छोटी छोटी मतलब जानकारियां हैं जो पेपर में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। अगला जो वंश है वो वाकाटक वंश है। वाकाटक वंश के जो संस्थापक दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को बिंद शक्ति हैं। और ये जो वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश, इसके जो प्रारंभिक जो शासक रहे हैं ये लोग सातवाहन शासकों के सामंत रहे थे। किसके? सातवाहन शासकों के। और ये विंध्याचल पर्वत के आसपास मतलब रहने वाले मतलब लोग थे। इस वजह से ये इनका मतलब इन्हें कभी कभी उनसे जोड़ के भी मतलब देखा जाता है। हालांकि इसका नाम है बिंद शक्ति। ठीक है, तो बिंद शक्ति मतलब इस वंश के संस्थापक रहे।
और ये जैसे लिखा हुआ है कि शासक बनने से पहले ये बरार का सामंत था, तो बरार का सामंत मतलब सातवाहनों के मतलब ये सामंत हुआ करते थे। इनका उत्तराधिकारी हुआ प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम मतलब पहला व्यक्ति था जिसने मतलब किसकी उपाधि धारण की थी? सम्राट की उपाधि धारण की, सम्राट की उपाधि धारण की थी। 4 अश्वमेध यज्ञ भी मतलब इन्होंने कराए थे। और फिर इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो रुद्रसेन हुआ। रुद्रसेन को आचरण के आधार पर युधिष्ठिर से मतलब तुलना की जाती है, युधिष्ठिर से इसका कंपैरिजन किया जाता है। और जो रुद्रसेन प्रथम है ये महाभैरव या जो भैरव बाबा हैं इनके मतलब उपासक रहे हैं, है ना। तो ये मत बोल देना अभी बीच बीच में कि बोलो भैरव जी महाराज की ऐसे करके, मतलब समझ रहे होते हैं किसके उपासक हैं ये? भैरव के, महाभैरव के मतलब ये उपासक रहे। ठीक है, आगे चल के एक अगला शासक आता है, इनका नाम क्या है? पृथ्वीसेन प्रथम है। और पृथ्वीसेन प्रथम से संबंधित जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति। मतलब प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरसेन ने मतलब लिखा था। और प्रयाग प्रशस्ति में पृथ्वीसेन का जिक्र मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में किसका जिक्र मिलता है? पृथ्वीसेन प्रथम का जिक्र मिलता है। और किस नाम से मिलता है? तो कुंतलेंद्र या कुतलेंद्र के नाम से मतलब इनका जिक्र मिलता है, तो ये जरूर याद रख लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ये रुद्रसेन द्वितीय कौन है? ये पृथ्वीसेन के पुत्र हैं रुद्रसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन किसके पुत्र हैं? रुद्रसेन प्रथम के। रुद्रसेन प्रथम के पुत्र कौन है? पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन के पुत्र कौन है? रुद्रसेन द्वितीय। इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी की रुद्रसेन द्वितीय के साथ, लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की कम उम्र में मतलब मृत्यु हो गई थी। और फिर जो शासन की जो बागडोर थी वो आ गई थी प्रभावती के हाथों में। और जब भी कभी ऐसी कंडीशन हुई है कि मतलब महिला शासिका मतलब बनी है, तो फिर क्या होता है कि हालांकि ये संरक्षिका मतलब रही है, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि शासन में मतलब रानी बोला जाए। तो इनका मतलब मामला रहा वो क्या रहा, ये कभी अपने पुत्र की संरक्षिका बन के या मतलब जो भी है, तो इन्हें शासन सत्ता संभालनी होती है। अब जब भी महिला शासिका बनती है तो ऐसा होता है कि महिला कमजोर है और कोई ना कोई मतलब अटैक करने की फिराक में मतलब रहने वाला मामला होता है। तो इस वजह से, क्योंकि प्रभावती उस समय शासिका है और ये लड़की है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कभी कालिदास को इनके दरबार में भेज दिया था और अपने कुछ प्रशासकों को भी इसके दरबार में भेज दिया था और बोला कि मतलब वो शासन है वो भी शासन हमारा ही है और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तरीके से ये समझ लियो इस चीज को कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये समझ रहे थे कि मतलब ये जो शासन है ये शासन हमारा ही है और इसको कोई कमजोर समझ के इस पे अटैक ना करे। तो ये मतलब रहा। ठीक है, आगे चल के मतलब मामला ऐसा हुआ कि ये अगला शासक है प्रवरसेन द्वितीय और इसने एक सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। बहुत पेपर में पूछा जाता है कि प्रवरसेन द्वितीय ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। और एक हरविजय नामक जो ग्रंथ है इसका जो रचनाकार है वो कौन है? प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, ये प्रवरसेन प्रथम का पुत्र है सर्वसेन। सर्वसेन ने हरविजय नामक ग्रंथ की और ये प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी? सेतुबंध। ये दोनों मतलब ग्रंथ हैं जो तो अच्छे से याद रख लेना। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है पृथ्वीसेन द्वितीय। इसका उल्लेख बालाघाट अभिलेख में मिलता है और नाम मिलता है इसमें परम भागवत। किस नाम से मिलता है? परम भागवत के नाम से मतलब ये मिलता है, भाई जरूर याद रख लेना। और अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं का उल्लेख हमने मतलब गुप्त काल में भी देखा हुआ था। और अजंता की गुफाओं का संबंध मतलब बाकाटकों से भी है। तो गुफा नंबर 16, 17, 19 मतलब जो गुफाएं हैं इन गुफाओं का संबंध मतलब 3 राजवंशों से है। इन 3 राजवंशों में हम 2 राजवंश तो देख चुके हैं। एक राजवंश कौन सा देखा है हमने? गुप्त राजवंश देखा है, दूसरा देखा है बाकाटक वंश और एक है राष्ट्रकूट शासक। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। मतलब ये 3 वंशों से संबंधित है। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ भाई जरूर कि अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं और इनका कोई धार्मिक कनेक्शन है या नहीं है, तो आप एक कमेंट में मतलब बताओगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब कम से कम चीजों को ठीक से समझ रहे हो, चीजों को देख रहे हो और फिर कम से कम ये नहीं है कि सिर्फ देख रहे हो। बाकी अगर मैं प्रश्न मतलब पूछ रहा हूं तो फिर उनके आंसर भी कर रहे हो तो बड़ा अच्छा है फिर मामला। चलो ठीक है, तो हमने अभी गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से वंश पढ़े? हूण वंश पढ़ा और बाकाटक वंश पढ़ा। अगला जो वंश है वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब वंश है। इससे संबंधित प्रश्न पेपर में मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्यों मतलब पूछे जाते हैं, उसकी वजह ये है कि ऐसा बोला जाता है कि ये अंतिम
ऐसा साम्राज्य है जिसे हम ये बोल सकते हैं, जैसे कुछ इतिहासकारों ने बोला कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट था। क्यों बोला जा रहा है? बाद में तो मतलब बहुत सारे और भी राजा हुए, महाराणा प्रताप हुए, मतलब बहुत सारे तुम्हें राजपूत शासक दिखाई देंगे, लेकिन इनका जो साम्राज्य विस्तार था, या जितना बड़ा इनका साम्राज्य था, उतना साम्राज्य विस्तार फिर किसी हिंदू शासक का मतलब नहीं रहा। इस वजह से इन्हें अंतिम हिंदू शक्तिशाली सम्राट बोला जा रहा है। चलो देखो तो भाई क्या है मामला। पुष्यभूति कौन है? तो पुष्यभूति वर्धन इस वंश के संस्थापक हैं, इस वजह से इसे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के मतलब नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया थानेश्वर को, थानेश्वर मतलब हरियाणा में वर्तमान, ठीक है। तो थानेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी मतलब बनाया, और इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक है वो प्रभाकर वर्धन है, जो कि पुष्यभूति वर्धन का बेटा है, और इसे परम भट्टारक या फिर महाराजा धिराज की उपाधियों से मतलब नवाजा गया। तो परम भट्टारक और महाराजा धिराज जब मतलब बोला जाए तो वो किसके लिए मतलब यूज हो रहे हैं लोग, ये शब्द हैं वो किसके लिए? प्रभाकर वर्धन के लिए, ये उपाधियां थी इनके लिए, ठीक है। और जो प्रभाकर वर्धन है ये सूर्य देवता के उपासक थे। किसके? सूर्य देवता के उपासक थे। अब देखो ये जो प्रभाकर वर्धन है इनकी शादी हुई थी यशोमती से, और इनके मतलब 3 बच्चे हुए, उनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़की का नाम राज्यश्री है, और जो लड़के हैं वो राज्यवर्धन है और हर्षवर्धन है। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये जो राज्यश्री है, राज्यश्री की शादी हुई थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा रुको, मैं आपको मतलब कुछ बता रहा हूं। ये जो प्रभाकर वर्धन है या पुष्यभूति वर्धन है, ये कौन से क्षेत्र में शासन कर रहे थे? ये हरियाणा वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में, ये पश्चिमी यूपी वाले एरिया में शासन कर रहे थे। वहीं पे मामला क्या था, ये जो ग्रह बर्मन है, ग्रह बर्मन, ये ग्रह बर्मन मतलब मौखरी वंश से संबंधित एक शासक है, जिसका शासन चलता था मतलब कन्नौज वाले एरिया में। कौन सा? कन्नौज वाले एरिया में। यहां इसकी मतलब शादी हुई राज्यश्री की। तो अब देखो जो राज्यश्री है इसके पति कौन है? ग्रह बर्मन। और ग्रह बर्मन की एक राजा से दुश्मनी चल रही थी, जो कि मालवा का मतलब शासक हुआ करता था, उसका नाम था देवगुप्त। ये कहां? मध्य प्रदेश मतलब मालवा वाला रीजन, यहां पे इसका मतलब शासन चलता था। तो देवगुप्त ने ग्रह बर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। और देवगुप्त ने ग्रह बर्मन की हत्या की, और ग्रह बर्मन की हत्या करने के बाद वो राज्यश्री को अपहरण करके अपने साथ लेके चला गया। ये वाली बात जब राज्यवर्धन को पता चली, तो राज्यवर्धन क्योंकि उस समय पर क्या था? शासक था। तो राज्यवर्धन ने अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को सत्ता सौंप के और ये बोला कि मैं उससे बदला लेने जा रहा हूं। जब वो उनसे बदला लेने के लिए मतलब गए, तो जैसा कि उन्हें मतलब जो करना था वो मतलब उन्होंने किया भी। उन्होंने जाके मतलब किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी, जो मालवा के शासक है, और अपनी बहन को रिहा किया। और अपनी बहन को रिहा किया तो उसी समय पे क्या हुआ, जो देवगुप्त है, देवगुप्त का दोस्त था शशांक, जो बंगाल का शासक था। समझने की कोशिश करो भाई बहुत अच्छे से। शशांक कहां का शासक है? बंगाल का शासक है। और बंगाल का शासक शशांक इससे दोस्ती करता है राज्यवर्धन से, और अपनी बहन की शादी करने का ऑफर रखता है राज्यवर्धन के लिए। राज्यवर्धन उस चंगुल में फंस जाता है, और धोखे से राज्यवर्धन की उसने हत्या कर दी और अपने दोस्त की मृत्यु का बदला ले लिया। अब उसने क्या किया, उस स्थिति में जो राज्यवर्धन की सिस्टर है राज्यश्री, वो वहां से कैसे भी करके भाग के निकल जाती है। जब वो भाग के निकल जाती है, तो फिर राज्यश्री के मतलब माइंड में था कि अब मैं अपनी जिंदगी जी के मतलब करूंगी भी क्या। समझ में आ रहा है? अब राज्यश्री जो ऐसा तुम देखना, महिलाएं क्या थोड़ा भावुक होती हैं, महिलाओं को ये रहता है कि मतलब मेरी वजह से ऐसा हो गया। कभी किसी का हस्बैंड खत्म हो जाए, तुम देखना दो मतलब फर्क देखना, अगर किसी की पत्नी खत्म हो जाए तो कोई उसके पति को ये नहीं बोला जाएगा कि मतलब कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा, कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी का पति खत्म हो गया तो उस पत्नी को मतलब ताने दे दे के मतलब बहुत बुरी तरीके से मतलब हालत कर देते हैं कि देख ले तेरी वजह से क्या हो गया, तू ऐसी थी, तू वैसी थी, मतलब। और महिला हमेशा अपने आप को कोसती भी रहती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आ रहा है समझ में? यहाँ राजश्री के मतलब माइंड में मतलब चला कि मेरी वजह से, या फिर मतलब मैं अभागन हूं, मेरी वजह से मेरे पति की भी मतलब हत्या हो गई, अब मेरे भाई की भी मतलब हत्या हो गई, तो मैं जिंदगी जी के क्या करूंगी, मैं मतलब आत्मदाह कर लेती हूँ। ये वाली बात जब हर्षवर्धन को पता चलता है, उस समय पे हर्षवर्धन की उम्र बहुत कम थी, मतलब 15.5-16 साल की मतलब उम्र हुआ करती थी। तो हर्षवर्धन अपने कुछ सैनिकों को लेके या कैसे भी करके राजश्री को ढूंढ लेता है, और वो राजश्री को जाके मतलब वचन देता है कि मतलब मैं तेरे सारे के सारे जो भी दुश्मन है उनसे बदला भी लूंगा, भाई का बदला, ये बदला, वो बदला, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हुई है वैसे करके, है ना, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ऐसे करके। तो राजश्री है,
राजश्री को थोड़ा सा विश्वास हुआ और ये वाला मामला हुआ कि चलो ठीक है। तो फिर इसके लिए हर्षवर्धन ने किया क्या, जो थानेश्वर थी राजधानी उसको चेंज किया और अपनी राजधानी कन्नौज बना ली, क्योंकि जिससे राजश्री को थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और फिर हर्षवर्धन का जो आगे का मामला है वो शुरू हो जाता है, यहां से मतलब मामला होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर्षवर्धन ने मतलब शशांक की हत्या की, कौन, बंगाल का शासक है। और फिर हर्षवर्धन का जो मतलब साम्राज्य विस्तार है वो बहुत ज्यादा मतलब होता है, साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से जो हर्षवर्धन को इतना शक्तिशाली शासक बोला जा रहा है वो मतलब अभी देखते हैं क्या मतलब मामला रहा आगे। देखो देखो जो शशांक है वो शशांक कौन से धर्म से संबंधित था, ये शैव धर्म का मतलब अनुयायी था। और इसने जो बोध गया जहां पे गौतम बुद्ध ने मतलब तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्ति की थी, वहां से बोधि वृक्ष को कटवा दिया। एक तरीके से ये भी बौद्ध धर्म को मतलब नष्ट करने वाला मतलब शासक था। चलो आगे देखो, ग्रहवर्मन की जो हत्या है, ग्रहवर्मन कौन, राजश्री का हस्बैंड, इसकी हत्या मतलब शशांक के साथ मिलकर किसने की थी, देवगुप्त ने की थी, ये मतलब लिखा हुआ है। उत्तराधिकारी इसका हर्षवर्धन हुआ, इसे शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, इसके पिता ने भी मतलब की थी परम भट्टारक की उपाधि, और इसने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। और इसने शशांक की हत्या करके अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया, ठीक है, और अपने जीजा की भी मतलब मृत्यु का बदला मान लो, है ना। चलो आगे देखो, तो इन्होंने अपनी राजधानी मतलब कन्नौज को मतलब बना लिया था। और अब ये बोल सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो सिर्फ थानेश्वर तक, या वो मतलब जो उनकी जो सीमाएं थी वो सीमाएं अब वहां तक सीमित ना रह के बहुत बड़ी मतलब सीमाएं हो गई थी, ठीक है। पहले जो हर्षवर्धन है वो भी शैव मतानुयायी था, शैव का भक्त हुआ करता था, शिव का मतलब भक्त हुआ था, शैव धर्म को मानने वाला था। लेकिन बाद में इसने क्या हुआ, बाद में इसकी कंडीशन मतलब चेंज हुई और इसने क्या किया, ये मतलब बौद्ध धर्म में मतलब चला गया। और बौद्ध धर्म में जाने के बाद मतलब बोला जाता है कि ये अशोक जैसी महानता वाला शासक बन गया। और सहिष्णुता थी इसके अंदर, सहिष्णुता मतलब अपने धर्म को तो प्राथमिकता देता ही देता, लेकिन बाकी सभी धर्मों के लिए भी ये अच्छी सोच रखता था। किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं इनके लिए मतलब कुछ निगेटिविटी या पर ऐसी चीजें। और समुद्रगुप्त जैसी वीरता, समुद्रगुप्त का नाम तुमने सुना ही हुआ है, 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है उसको, और भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। मैंने कल वाली वीडियो में पूछा भी आप लोगों से, जो गुप्तकाल पढ़ा है उसमें पूछा मैंने कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, उसको भारत का नेपोलियन होने की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो नेपोलियन के बारे में जरूर आप लोग मतलब पढ़ना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक तो नहीं बताया यार, अब बता देना, इसमें बता देना, उसमें नहीं बता रहे तो चलो ठीक। हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। इसमें बोला जाता है कि हर्षवर्धन की मतलब हार हुई थी। और इसकी जो जानकारी है वो ऐहोल अभिलेख से मतलब मिलती है। ऐहोल अभिलेख कौन से राज्य में स्थित है ये भी आप लोग मतलब बता ही देना भाई जरूर अच्छे से, ठीक है। चीनी यात्री वैनसांग है, चीनी यात्री वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में मतलब आया था। और ये वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। इसने भारत में रह के मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को मतलब समझा। और ये एक लंबे समय तक इसने मतलब कौन से विश्वविद्यालय में मतलब शिक्षा अर्जन की, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने मतलब शिक्षा अर्जन की। उस समय पे वहां के जो कुलपति हुआ करते थे वो सीलभद्र थे। वैनसांग ने अपनी जो यात्रा वृतांत है उसको सीयू के नाम से मतलब लिखा। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि सीयू की किसकी रचना है, तो ये किसकी है, वैनसांग की है। और जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को एक दानी प्रवृत्ति का मतलब शासक बोला जाता है। इसकी जो व्यक्तिगत इनकम होती थी वो उसको प्रत्येक 4 वर्ष में जाके मतलब दान कर देता था। ये बहुत बड़ी मतलब बात होती है। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में मतलब प्रयागराज में एक महामोक्ष परिषद का मतलब महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और वहां पे इसका मामला ये रहता था कि बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी है उन सभी के साथ में मतलब मिलके एक तरीके से जैसे कुंभ का आयोजन होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसका मतलब होता था। और इसने और सभी धर्मों के बारे में और अच्छे से मतलब जानने के लिए कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हुई कि जैसे इसने कन्नौज में मतलब सभी धर्मों के लोगों को मतलब बुलाया, उनकी मतलब एक तरीके से परिषद का आयोजन किया, कभी सम्मेलन टाइप का ऐसे मतलब कुछ मतलब मान लो। तो इस वजह से पता चलता है कि हर्षवर्धन मतलब चाहे वो बौद्ध धर्म में चला गया हो लेकिन फिर भी उनका मतलब मामला ऐसा रहा कि वो सभी धर्मों के लोगों को सम्मान देते रहे। इस वजह से इन्हें मतलब एक अच्छा शासक मानते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हर्षवर्धन को बोला जाता है कि साहित्य में भी रुचि रखते थे
और हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक मतलब ये रचनाएं मतलब लिखी थी। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं हर्षवर्धन ने मतलब नहीं लिखी हैं, ये मतलब किसी व्यक्ति से लिखवाई हैं, जो भी है, लेकिन पेपर में आएगा तो हम तो नहीं बोलेंगे किसी ने लिखवाई है क्या किया, हम तो डायरेक्ट लगा देंगे कि भाई रत्नावली किसकी कृति है, हर्षवर्धन की, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सब इसी की मतलब कृति है, हमें कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, आधुनिक जल पंप का मतलब जो उपयोग है वो इसी के समय पे हुआ, तुला यंत्र के नाम से मतलब जानते हैं। और भारत का अंतिम प्रभावशाली हिंदू शासक मतलब हर्षवर्धन को मतलब देखा जा रहा है। ये बहुत इंपोर्टेंट वंश है। तो आज हमने मतलब हूण वंश देखा। हूण वंश में हमने क्या क्या देखा भाई, तोरमाड़ इसके संस्थापक है, मेहरकोल इसका शक्तिशाली मतलब शासक है। हमने बाकाटक वंश देखा, बाटक वंश की जो संस्थापक है वो बिंद शक्ति है। फिर हमने मतलब देखा कि इसमें मतलब जो प्रभावती की शादी है वो रुद्रसेन से होती है और इसकी मतलब मृत्यु हो जाने के बाद प्रभावती के लिए जो संरक्षणकर्ता के रूप में मतलब कौन आ जाता है सामने, वो चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं और इसके लिए वो कवि कालिदास और अपने प्रशासकों को यहाँ पे भेज देते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बर्धन वंश में देखेंगे तो बर्धन वंश में हमारे लिए मतलब इसमें जो कौन है, प्रभाकर बर्धन। प्रभाकर बर्धन मतलब शक्तिशाली शासक है, इन्होंने परम भट्टारक और महाराज अधिराज की उपाधि जैसी धारण की। और फिर हमारे लिए कौन है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के लिए हम मतलब जैसे ये पहले शैव मतानुयायी थे, बाद में जाके ये बौद्ध बन जाते हैं और बौद्ध बन के इन्होंने क्या क्या किया। और उसके बाद हमारे लिए इनमें से इंपोर्टेंट आदमी कौन है, वो है वैनसांग। ये एक चीनी यात्री हैं जिन्होंने मतलब भारत में रह के बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा ली। ये बहुत हमारे इंपोर्टेंट है और ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को ये पढ़ना अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मतलब थोड़ा सा शेयर किया करो, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाओ, और जिससे हमें भी थोड़ा सा मतलब एक अच्छा फील होता है, ये लगता है कि चलो कुछ कर रहे हैं तो लोगों को मतलब पसंद आ रही हैं चीज़ें। और अगली क्लास कल होगी और कल वाली क्लास मतलब दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित रहेगी और उसके बाद प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास समाप्त हो जाएगा और फिर हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। अगर आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में मतलब लिख दिया करो। जय हिंद, हर हर महादेव।